नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुमित गुप्ता। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं सबसे पहले, और आज की बड़ी खबर यही। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बीएसपी विधायकों को नोटिस जारी होंगे। जैसलमेर डीजे ये नोटिस जारी करवाएंगे, नोटिस की तामील करवाएंगे और इसमें हेल्प वो ले सकते हैं। वहां की लोकल पुलिस की स्टे एप्लीकेशन पर सिंगल बेंच 11 अगस्त को सुनवाई करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला। हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, कह दिया है डिस्ट्रिक्ट जज, जैसलमेर के डिस्ट्रिक्ट जज इस नोटिस की तामील करवाएं 8 तारीख तक, और एसपी की मदद वो इसमें ले सकते हैं। सचिन कुमार मेरे सहयोगी और लवली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। लवली, अब क्या माना जाए, गहलोत गुट की मुश्किलें कुछ बढ़ गई हैं और इन मुश्किलों से निपटने के लिए क्या उनकी आगे स्ट्रेटेजी रहने वाली है? क्या कुछ वो कर सकते हैं, कदम क्या उठा सकते हैं, क्योंकि तारीख बता दी है कोर्ट ने। वो जिस तरह से कोर्ट के अंदर स्पीकर के मसले को लेकर के स्पीकर की ओर से जो पैरवी हो रही थी, उसमें लगातार अन्य राज्यों का हवाला दिया गया था, अन्य राज्यों के फैसलों का हवाला दिया गया था। सबसे पहले तो ये बात कही गई कपिल सिब्बल की ओर से कि ये पूरी तरह से जो याचिका है ये सुनने योग्य नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन हरीश साल्वे ने इस बात को तर्क को रखा और अपने तर्क रखते हुए हरीश साल्वे ने इस बात को कोर्ट के समक्ष रखने की कोशिश की कि मेंटेनेबल है, इसे सुना जाए, क्योंकि नोटिसों की तामील नहीं होना, वो भी हाईकोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के नोटिसों की तामील नहीं होना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये नोटिस तामील क्यों नहीं हो रहे, इसके पीछे के कारणों को भी यहां पर सामने रखा गया। लेकिन बीएसपी की ओर से भी मसले को सामने रखा गया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया गया कि कोरोना काल के अंदर जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए नोटिस की तामील हो, अगर इसके जरिए भी नहीं हो पाती तो अखबारों का माध्यम जो था, जो लोकल अखबार जो होटल के अंदर तक पहुंच रहे हैं, जो होटल में उन विधायकों की टेबल तक पहुंच रहे जहां वो बैठ करके सुबह की चाय और दोपहर का खाना और शाम का खाना करते हैं, उस टेबल पर उस अखबार के विज्ञापन के जरिए उनको ये ताकीद किया जाए, उन्हें कोर्ट के अंदर बुलाने की जो उपस्थिति, उनका जवाब जो मांगना है वो कोर्ट में जवाब वो लोग अपना पेश करें। साथ ही साथ में स्पीकर की ओर से भी ये बात को कहा गया कि जो स्पीकर का जो पक्ष है, सचिवालय जो है विधानसभा सचिवालय, वो किसी तरह का कोई डाक घर या पोस्ट ऑफिस की सुविधा उपलब्ध कराने वाला ठिकाना नहीं है, यहां पर इस नोटिस की तामील नहीं कराई जा सकती। आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि इसमें जो तर्क होना है, जो विलय को लेकर के बातचीत होगी, अब जो नया काउंटडाउन शुरू होगा, नोटिस की तामील होगी नहीं होगी ये बात की बात है, क्योंकि अब कोर्ट ने तो तय कर दिया है कि 8 तारीख तक किसी भी सूरत में नोटिस की तामील कराई जानी चाहिए। अब नोटिस की तामील होने के बाद में या जो भी आगे रणनीति रहेगी वो सबके सामने आएगी। लेकिन कांग्रेस की ओर से जो बात कही जा रही है टीडीपी को लेकर के, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट हैं जो बसपा की ओर से पैरवी कर रहे हैं। दीपक जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से कांग्रेस इस बात को कह रही है कि टीडीपी के विधायकों का जो मर्जर था वो तो सही था, लेकिन बीएसपी के विधायकों का मर्जर गलत, तो आप लोगों ने क्या दलील रखी कोर्ट के समय, क्योंकि अब जो बात होगी वो विलय पर शुरू होगी? देखिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नेशनल लेवल पर विलय हो सकती है, स्टेट लेवल पर नहीं होती है। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जहाँ तक मैंने कुछ मीडिया में देखा था पेपर्स में कि वो तेलुगु देशम वाला जो उदाहरण दिया है, उसके बारे में हमारा कानूनी बिंदु ये इसमें ये है कि तेलुगु देशम एक स्टेट लेवल का दल है और वो किसी भी नेशनल लेवल के दल में मर्ज करने के लिए स्वतंत्र है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर चूँकि बीएसपी नेशनल लेवल का रिकॉग्नाइज दल है और ऐसी स्थिति में उसका डायरेक्ट किसी नेशनल लेवल पर ही मर्ज हो सकता है, स्टेट लेवल पर नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे 6 विधायक सीधा बसपा से कांग्रेस में मर्ज किए हैं, जो कि इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल्कुल, इसको इलीगल बताते हुए बीएसपी की ओर से याचिका दायर की गई है। मार्च महीने में स्पीकर राजस्थान सचिन, विधानसभा सचिवालय ने कह दिया कि पोस्ट ऑफिस ना समझे, लेकिन मुझे ये समझाइए, ये उनके अधिकार क्षेत्र में तो होगा ना क्या, या उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? नोटिस तामील करवा सकते थे वो, अगर ये बीएसपी का मामला नहीं होता, अगर ये कांग्रेस का मामला नहीं होता, किसी और पार्टी के विधायकों का मामला होता, तो क्या विधानसभा सचिवालय नोटिस नहीं तामील करवा सकता था? उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी ये बात, या तब भी यही जवाब आता कि आप विधानसभा सचिवालय को पोस्ट ऑफिस ना समझे?
देखिए, विधानसभा नोटिस तामील तब करवाता जब विधानसभा को निर्देशित किया जाता है कि वो नोटिस तामील करवाएं। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो आज अधिवक्ता पेश हुए तो उनको ये प्रिजम्पशन था कि कोर्ट उनको नोटिस तामील कराने की बात कहेगा कि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा सचिवालय हैं, विधायक आपके हैं, क्योंकि 200 विधायकों पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर है कोई तो विधानसभा है, तो आप नोटिस तामील करवा दीजिए। इस तरह की मांग की गई थी जो है बसपा और मदन दिलावर के अधिवक्ताओं की ओर से। तब उनकी तरफ से कहा गया कि हम जो है नोटिस तामील नहीं कराएंगे, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर ये मामला उनसे जुड़ा हुआ नहीं होता या सरकार के हिस्से जुड़ा हुआ नहीं होता तो शायद इस तरह की बात नहीं आती। एक सामान्य अगर मामला होता तो विधानसभा सचिवालय जो है वो नोटिस तामील कराने की जिम्मेदारी ले सकता था, क्योंकि वो अथॉरिटी है। लेकिन देखिए, उन्होंने जो पक्ष रखा उनका कहना था कि 1958 का जो आदेश है भारत सरकार का कि भाई विधानसभा सचिवालय के थ्रू आप नोटिस तामील नहीं कराएंगे, क्योंकि उठापटक जितनी भी हुई है वो देश के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम हमेशा चलते रहे हैं। इस तरह से नोटिस पहले में तामील नहीं हो पाए, पहले भी बाड़ेबंदी हुई है। तब ये एक आदेश भारत सरकार की ओर से जारी किया गया था कि विधानसभा सचिवालय को आप बाध्य नहीं कर सकते किसी तरह के नोटिस तामील कराने को लेकर। और देखिए, कोर्ट ने ये जो एक हम कह सकते हैं कि दोनों संविधान से जुड़े हुए मुद्दे हैं, दोनों संविधान से जुड़े हुए जो है प्रतिष्ठान है, तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा। और आज डीजे ने जो है अपने ही डीजे को, यानी राजस्थान हाईकोर्ट ने जो उसका जुडिक्शन है जिसके जरिए वो नोटिस शामिल करवा सकता है। देखिए, डीजीपी को भी निर्देश दिए जा सकते थे, सीएस को भी निर्देश दिए जा सकते थे, लेकिन कोर्ट को पता था कि डीजीपी और सीएस को अगर निर्देश देंगे तो कहीं ना कहीं उन पर जो है सरकार का किसी न तरह का कंट्रोल रहता है और जरूरी नहीं कि वो नोटिस शामिल करवा सके। तो इसलिए अपने डीजे को अपने जुडिक्शन में कोर्ट ने आदेश दिया है और डीजे जैसलमेर की जिम्मेदारी दी गई है कि एकल पीठ के जो जारी नोटिस है उनको वो है तामील करवाएं और एसपी की मदद वो इसमें ले सकते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले की बात, तो हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बड़ी खबर, अखबार में प्रकाशित करवाए जाएंगे नोटिस। बाड़मेर और जैसलमेर एडिशन में नोटिस अब प्रकाशित करवाए जाएंगे। बीएसपी विधायकों को नोटिस जारी होंगे। जैसलमेर डीजे नोटिस की तामील करवाएंगे और वो जैसलमेर एसपी की मदद ले सकते हैं, लेंगे नोटिस तामील करवाने में। 8 तारीख इन नोटिसों को तामील कराने की तारीख तय की गई है। स्टे एप्लीकेशन पर सिंगल बेंच 11 अगस्त को सुनवाई करेगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, नोटिस अखबार में प्रकाशित करवाए जाएंगे और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जज या एसपी द्वारा नोटिस तामील करवाए जाएंगे। 8 तारीख तक हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 8 तारीख तक नोटिस तामील होने चाहिए। बीएसपी विधायकों को नोटिस जारी होंगे। एकल पीठ विलय पर स्टे एप्लीकेशन पर ऑर्डर पारित करे, ये भी कह दिया है हाईकोर्ट ने। और 11 तारीख को इस विलय पर स्टे एप्लीकेशन पर ऑर्डर पारित करेगी एकल पीठ। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी सीधा हमारे साथ जैसलमेर से जुड़ गए हैं। गोवर्धन, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, इस आदेश के बाद अब जैसलमेर में उस होटल में किस तरह की हलचल है? देखिए, जो बागी विधायक थे वो लगातार आज हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के बसपा से आए हुए जो विधायक हैं 6, वो हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के निगाह रखे हुए थे शुरुआत से। और अब जो प्रश्न है वो ये कि नोटिस तामील करवाने का, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से उनकी सदस्यता या अन्य कोई चीज को लेकर के टिप्पणी फिलहाल नहीं की गई है। फिलहाल जो नोटिस तामील करवाने की जो बात है, हाईकोर्ट की ओर से जो नोटिस इश्यू है वो तामील कराने को लेकर के सभी राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है, क्योंकि ये कहा गया है कि जो जैसलमेर डीजे हैं वो इस पूरे मसले पर नोटिस तामील करवाने के लिए उनको भी डायरेक्शन दिए गए हैं। स्थानीय जो अखबार है उनमें ये 6 विधायकों के लिए जो हाईकोर्ट से नोटिस जारी हुए हैं उनको छपवाया जाएगा और ताकि वो पढ़ सकें और व्यक्तिगत तौर से भी उनको नोटिस दे करके और वो नोटिस तामील करवाए जाएंगे। फिलहाल की स्थिति ये है। तो सारे जो विधायक हैं उन्होंने विधिक राय पहले भी ली थी और अब हाईकोर्ट का ये नोटिस आने के बाद
अब वो विधिक राय लेंगे और विधिक राय के बाद में ये जो जवाब किस तरह से तैयार किया जाना है उस पर आगे की कार्रवाई वो यहाँ पर बैठकर करेंगे। हालांकि पहले भी वो विधि विशेषज्ञों से, वकीलों के संपर्क में थे। अब आगे की रणनीति उसके बाद ही तय करेंगे जब उनके पास में वो नोटिस आ जाएगा और हाईकोर्ट का जो पूरा फैसला है उसके अध्ययन के बाद ही कांग्रेस पार्टी और ये 6 विधायक अपने हिसाब से आगे की रणनीति बनाएंगे। जी, हाईकोर्ट का फैसला है गोवर्धन, वैसे तो हम लोग टिप्पणी कर नहीं सकते हैं इस पर, लेकिन एक बात जानना चाहूंगा, कुछ फैसले ऐसे भी थे जिनमें ये बताया गया था और ऐसे फैसलों का उदाहरण भी दिया गया कि नोटिस ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भी तामील करवाए जा सकते हैं और व्हाट्सएप पर अगर ब्लू टिक आ जाता है तो उसको नोटिस का तामील होना मान लिया जाता है। अगर ऐसा होता तो लेकिन कोर्ट ने अखबार में इश्तिहार देने की बात कही है, डीजे से कहा है नोटिस तामील करवाने के लिए, ऐसा भी किया जा सकता था गोवर्धन? बिल्कुल, देखिए व्हाट्सएप, मेल ये माध्यम है, लेकिन इनमें फिर भी एक संदेह की गुंजाइश रहती है कि नेटवर्क काम नहीं करने का एक तर्क दिया जा सकता है। इसमें ये दोनों जो माध्यम है इनमें ये संदेह की गुंजाइश रहने की वजह से फिर कानूनी पक्ष हो सकता है, जो एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, उस पर सवाल उठे। इसलिए उन नोटिस की प्रति को जो स्थानीय अखबार हैं उनमें छपवाने के लिए कह दिया गया है, ताकि कम से कम उनके यहाँ पर अगर नेटवर्क काम नहीं कर रहा हो तो अखबार तो पहुंच जाएंगे। इसके बावजूद मान लीजिए वो अखबार नहीं पढ़ते हैं तो व्यक्तिगत तौर से उनको डीजे को और यहाँ एसपी को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो जिस होटल में रुके हुए हैं, जहां पर रुके हुए हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से भी जाकर के दे दिया जाए। तो सारे जो मीडिया, चलिए गोवर्धन, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। देखिए, बात तो हालांकि बसपा के विधायकों की हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें यहां पर गहलोत सरकार की बढ़ जाएंगी। आज के फैसले से लग रहा है आपको? हेलो राजेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी जी जी, देखिए पूरा मामला अब न्यायिक समीक्षा के अंदर है जी। निश्चित तौर पर जो आदेश 18 नवंबर को माननीय अध्यक्ष महोदय ने जारी करके और राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान पर जीते हुए 6 विधायकों को आईएनसी राजस्थान विधानसभा के अंदर मर्जर दिखाया है, उनको इंडिया नेशनल कांग्रेस के अंदर मर्ज दिखाया है, उसी सूची में उनके नाम इंदराज किए हैं जी। ये जो शेड्यूल 10 है संविधान का, उसके प्रावधानों के विपरीत प्रथम दृष्टया नजर आते हैं। इसी कारण से माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने इस मामले की गंभीरता लेकर इसमें 11 तारीख तक की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए थे। और आज चूंकि जो प्ली लेकर बहुजन समाज पार्टी के अधिवक्ता मिश्रा जी और दूसरे लोगों ने उच्च न्यायालय में जो अपनी बात कही, उसका मुख्य आधार ये था कि अगर 14 तारीख को या उसके पश्चात किसी तारीख को विश्वास मत पर मतदान होता है, चूंकि बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान पर जीते हुए 6 विधायक का नाम आज इंदिरा गांधी कांग्रेस के विधायक दल की सूची में शामिल है, तो उन पर व्हिप भी जारी नहीं हो पाएगा और वो वोट दे देंगे तो उनका एक तरह से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जीत कर और बिना पार्टी की इच्छा के विरुद्ध वोट दे देना होगा। इसलिए इस पर निर्णय जल्दी हो। आज जो नोटिस जारी किए हैं विशेष तौर पर 8 तारीख को डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से उनकी तामील करने का जो हुक्म दिया है डबल बेंच ने, ये राजस्थान के न्यायिक इतिहास में बिरले ही प्रकरण ऐसे हुआ करते हैं। वरना इसकी गंभीरता को देखते हुए जब 8 तारीख को तामील हो जाएंगे और 11 तारीख को सिंगल बेंच इस पर सुनवाई करेगी तो निश्चित तौर पर संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई इस प्रकार का निर्णय आ सकता है कि उन्हें मूल अपनी पार्टी के अंदर वापस लौटे। और माने विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो 18 नवंबर का उनका आदेश है उस पर स्थगित भी किया जा सकता है और उन्हें विधानसभा में विधायक दल के रूप में भाग लेने के लिए भी किसी प्रकार की पाबंदी और उनकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मामला न्यायालय, उच्च न्यायालय में, इसलिए न्यायालय ही निर्णय करेगा। न्यायालय के निर्णय की संभावना पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं। बिल्कुल सर। एक चीज और, क्या ये फैसला आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टियों के लिए एक नजीर साबित होगा, एक मार्गदर्शन करेगा ये उन पार्टियों के लिए ये फैसला? और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का तो इसमें से बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि मदन दिलावर जी गए हैं
कोर्ट में लेकर इस मामले को? ये मामला मूल रूप से ये मामला जो संविधान का संशोधन है 1985 में जो हुआ, जिसमें दल विरोधी विधेयक लेकर आया गया, शेड्यूल 10 के अंदर उन अहर्ताओं को लिखा गया जिनके आधार पर कोई विधायक को एक्ट करना है और डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन दोनों को लंबे तौर पर विस्तृत रूप से विवेचित किया गया। आज ये मामला राजस्थान उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच में भी है जी। आज यही मामला राजस्थान उच्च न्यायालय की उच्च बैंक में भी है, डबल बेंच में भी है। आज यही मामला उच्चतम न्यायालय में है। जब तीनों शीर्षस्थ न्यायिक न्यायालयों के अंदर मामला है तो निश्चित तौर पर इसका जो निर्णय आएगा वो न केवल नजीर बनेगा बल्कि रिपोर्टिंग केस होंगे, जिसके आधार पर एक तरह से पुनः समीक्षा हो जाएगी 10 शेड्यूल की। और आने वाले समय के अंदर अगर ये फैसला होता है और मदन जी दिलावर के उस रिट पिटीशन पर होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता की राजनीति करना चाहती है उस सुचिता की राजनीति को बल मिलेगा जी। लेकिन सर, कांग्रेस बार बार ये कहती आई है कि ठीक है, बसपा की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक पूरी पार्टी का विलय नहीं होता तो ये असंवैधानिक है, ये विलय नहीं माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस ये कहती आई है बार बार कि पार्टी की एक इकाई का विलय हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर जो मूल रूप से 10th शेड्यूल का जो पैरा है उसमें ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी लिखा है। वर्ड ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है जिस पार्टी से वो उम्मीदवार जीता है उस ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के विलय के बाद 2/3 एमएलए उसको रेक्टिफाइड करे या 2/3 एमपी उसको रेक्टिफाइड करे, तब वो विलय वैलिड माना जाता है। अगर ये अलग से एक गुट के रूप में काम करते, अगर ये बहुजन समाज पार्टी में बने रहते और राजेंद्र गुड़ा गुट के रूप में काम करना चालू कर देते तो भी इनकी वैधानिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। पर विप बहुजन समाज पार्टी की इनको माननी पड़ती। विप जारी करने का अधिकार पॉलिटिकल पार्टी को है, उसका जरिया चीफ विप तो उसका एक जरिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो कुछ न्यायिक विवेचना में हुआ है वो हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक और संसदीय इतिहास में एक नजीर बन के रहे। ठीक है, शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। राजेंद्र राठौर जी, उपनेता प्रतिपक्ष, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े और कह रहे थे ये एक बड़ी जीत होगा और आने वाले वक्त में राजनीतिक पार्टियों के लिए एक नजीर भी ये फैसला बनेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात के अहमदाबाद के एक अस्पताल में आग लगने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। इस अग्निकांड में मारे गए सभी लोग कोरोना के मरीज थे जिनका यहां इलाज किया जा रहा था। 5 पुरुष हैं और 3 स्त्रियां हैं। ये तुमको कोई आग दिखती है, कहीं दिखता है? कोई 2 आदमी को मीडिया वाले को दिखा के कहाँ आग लगी थी, कैसा है, कोई दिखता है? और मीडिया ऐसा लिखता है कि 3 बजे आग लगी। हमको खुद को ये मालूम पड़ता है 7 ने 10 से कि हमारा खुद का पेशेंट है 7 में 10 से, तो तब हम यहाँ आते हैं। मौत का अस्पताल, मांगी जिंदगी, मिली मौत, ले डूबी लापरवाही, 8 की मौत, कई जख्मी, अस्पताल में अग्निकांड। गम है, गुस्सा है, ये नाराजगी बखूबी समझी जा सकती है। यहाँ लोग जिंदगी की तमन्ना लेकर आए थे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। मौत के इस अस्पताल में या तो दर्दनाक मौत मिली या फिर मिला असह्य दर्द। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद स्थित श्रेय अस्पताल की हैं, जहां आग लगने से 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि एक पैरामेडिकल स्टाफ घायल हो गया। अभी 8 ही है और बाकी जो पेशेंट हैं उनको शिफ्ट किया गया है। आपको बाकी की जानकारी हम जैसे मिलेंगे बताएंगे। आग आईसीयू में लगी, देखते ही देखते आग ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया। सुबह 3:15 पर आग लगी। 3:22 पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने 4:20 पर आग पर काबू पाया। जब आग लगी उस समय आईसीयू में कोरोना के 10 मरीज थे, जबकि पूरे हॉस्पिटल में 49 कोरोना मरीज थे।
मरीज इस हॉस्पिटल में थे, 41 मरीज, उनको सरकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक साइंस के अधिकारी कारणों की इंक्वायरी कर रहे हैं। चौथे फ्लोर पर आईसीयू वार्ड में आग लगी। खबरों के मुताबिक आईसीयू में लगी आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। मरीज इधर उधर भागने लगे। जो आईसीयू वार्ड के पेशेंट की, मरीजों की ट्रीटमेंट में ख्याल रखता था, वो तुरंत वहां पहुंच गया। उसी वक्त पीपी किट वाले कर्मचारी भी आग की लपेट में आ गए। पीपी किट ने भी आग पकड़ ली। इस तरह थोड़ी आग ज्यादा बढ़ गई। बता दें कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समग्र घटना की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने 3 दिन का समय कहा है, लेकिन देखिए ये पूरी एक चेन ऑफ इवेंट्स है। इस चेन ऑफ इवेंट्स को राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे और इसको हम लोग आगे जल्दी से जल्दी सामने लाने की कोशिश करेंगे। अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में हुए अग्निकांड पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गहरा दुख जताया है। साथ ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। साथ ही घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। बता दें कि शुरुआती रिपोर्ट में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।